अपने पेज और अपने चैनल धर्म संवाद पे। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। दोस्तों, आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है दर्शकों की कुंडली का विश्लेषण। इस कार्यक्रम में दोस्तों हम किन्हीं 5-6 लोगों की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और उनकी किसी एक समस्या का निराकरण करेंगे, उस समस्या का हल बताएंगे। और ये कुंडलियां हमें प्राप्त होती है धर्म संवाद के फेसबुक पेज से और आचार्य पीयूष खंग्रियाल के फेसबुक पेज से। तो यदि आप भी अपनी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर अपनी समस्या का उपाय जानना चाहते हैं तो धर्म संवाद के फेसबुक पेज से या फिर आचार्य पीयूष खंग्रियाल के फेसबुक पेज से अवश्य जुड़िए और साथ ही साथ धर्म संवाद के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इससे आपको आने वाली जानकारी मिलती रहेगी और जब भी अगली बार निःशुल्क कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, वहां आप अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। एक जरूरी बात और है, जब मैंने ये सूचना पोस्ट की थी कि कोई भी एक समस्या आप मुझे बताएं और साथ ही साथ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये तीनों चीज दें। कई जो व्यूअर्स है वो समझ नहीं पाए, कई लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम दी लेकिन समस्या नहीं लिखा, कई लोग अपना जन्म स्थान देना भूल गए। तो इससे क्या हुआ कि उनकी कुंडली का चयन नहीं हो पाया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगली बार जब भी कुंडली विश्लेषण होगा और आपके जीवन में कोई समस्या है, आप उसका समाधान जानना चाहते हैं, तो अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये तीनों चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है इसे दें और साथ ही साथ जो है आपकी जो समस्या है वो भी अवश्य लिखें। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले पहली कुंडली का विश्लेषण करते हैं, जानते हैं कि इनके जीवन में क्या समस्या है और क्या इनका उपाय है। दोस्तों पहली कुंडली है परमीर तिवारी जी की और ये ऋषिकेश में इनका निवास है। इनका सवाल है कि इनके जीवन में जो है पैसों की बड़ी समस्या चल रही है। तो इनको मैं सर्वप्रथम बताना चाहता हूं तिवारी जी को कि पैसों की समस्या, एक तो होता है पैसे आना, एक होता है पैसों का सुख भोगना और एक होता है कि उस पैसों का भोग करना। इन तीनों चीजों में बहुत अंतर है। कई लोग जीवन में पैसे बहुत कमाते हैं लेकिन उसका सुख नहीं भोग पाते और कई लोग पैसे कमाने के बाद उसका भोग नहीं कर पाते। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं। लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें माता पिता तो संघर्ष करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, लेकिन सुख कौन भोगता है? संतान भोगती है। क्यों? क्योंकि धन भाव का चतुर्थ यानी कि धन का जो सुख भाव है वो क्या है? वो पंचम भाव है। अब वो किसका भाव है? वो संतान का भाव है। तो सर्वप्रथम मैं तिवारी जी को ये बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में धन नहीं है ये कहना अनुचित है। अनुचित इसलिए है क्योंकि आपके धन भाव में शनि बैठे हुए हैं कुंभ राशि के लग्नेश होकर के और अपनी ही राशि में बैठे हुए, लग्न में उनकी मकर राशि है और धन भाव में उनकी कुंभ राशि है। और कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठ जाए और वो स्वराशि का हो जाए तो उस भाव की कभी हानि नहीं हो सकती। स्वतंत्र रूप से शनि धन भाव में आपके अपने ही घर पे बैठे हैं और उसमें किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है। धन भाव के जो कारक ग्रह होते हैं बृहस्पति, वो भी आपकी कुंडली में केंद्र के स्थान में बैठे हैं। हालांकि वो हल्के से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति अपने शत्रु के घर में है, लेकिन पंचदा मैत्री के अनुसार यदि देखा जाए तो तात्कालिक रूप से गुरु और शुक्र के बीच मित्रता है। इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि कर्म भाव में बैठे गुरु जो है शत्रुवत वहां पे कार्य करेंगे, वो वहां पे सम प्रभाव दिखाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कारक की स्थिति भी सम है और धन भाव की स्थिति बहुत अच्छी है क्योंकि भावेशी भाव में बैठे हुए हैं। लेकिन
लेकिन दिक्कत यह है कि धन से सप्तम भाव जो होता है वो होता है भोग का। अब उसकी स्थिति क्या है कि धन से सप्तम भाव का कारक यानी कि भोग का कारक वो कहाँ बैठे हैं, व्यय भाव में जाकर के बैठे हैं। और धन से पंचम भाव का जो कारक है यानी कि सुख का जो स्वामी है वो जाकर के बैठे हुए हैं व्यय भाव में। और साथ ही साथ जो है आपके पंचम भाव को दो पापक ग्रह देख रहे हैं और उसको पीड़ित कर रहे हैं। तो इसीलिए तिवारी जी धन की समस्या होगी आपके जीवन में वर्तमान समय में, लेकिन धन की कमी नहीं हो सकती। शनिदेव बैठे हैं, बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, लेकिन पैसा आपके जीवन से कभी जा नहीं सकता क्योंकि भावेश भाव में बैठा हुआ है, भाव की हानि नहीं हो सकती। हाँ ये है कि उस धन का सुख और उस धन का जो भोग है वो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। वर्तमान समय में आप पे गुरु की महादशा चल रही है और गुरु के साथ साथ जो है शनिदेव आपके अंतर में चल रहे हैं और वर्तमान समय में शनिदेव जो है अपनी ही स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है वर्तमान समय आपके लिए अच्छा रहेगा। धन की जो समस्या है वो थोड़ी बहुत बनी रहेगी, लेकिन धन कभी आपके पास खत्म नहीं होगा। यदि आप इसका उपाय करना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूं कि भगवान विष्णु का आप पूजन करें, क्योंकि जो भगवान विष्णु का पूजन करता है, जिस घर में भगवान विष्णु का पूजन होता है उस घर से लक्ष्मी कभी रुष्ट नहीं होती। इसलिए भगवान विष्णु का पूजन करें और श्री सूक्त का पाठ करें। इससे आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्या और दिक्कत है उसका समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं दूसरी कुंडली की ओर। इनका नाम है तनुजा नेगी और इन्होंने हमसे ये प्रश्न किया है कि सरकारी नौकरी इनकी कब तक लगेगी। सर्वप्रथम तनुजा जी मैं आपको ये बता दूं कि सरकारी नौकरी और सरकार से प्राप्त सुख, क्योंकि जो सरकारी नौकरी में है वो सरकार का ही सुख प्राप्त कर रहे हैं, तो सरकार से जुड़ी चीजों में सूर्य का प्रबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार से प्राप्त सुख और सरकार से प्राप्त सत्ता इन तीनों के कारक सूर्य है। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में जो है द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं लग्न के कारक होकर के। अब लग्नेश यदि धन भाव में जाकर के बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ दशमांश कुंडली जो कर्म के लिए देखी जाती है, वहां आपके सूर्य दशम भाव में आकर के बैठे हैं और उनको जो है मंगल, राहु और केतु तीन ग्रह पीड़ित कर रहे हैं और शुक्र और गुरु की भी दशम भाव में दृष्टि है। और जन्म कुंडली में जो है आपके दशम भाव के जो कारक है शुक्र, वो आपके दशमांश कुंडली में सुख भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। इससे स्पष्टता क्या नजर आ रही है कि कर्म का सुख मिलेगा, यानी कि जो कार्य आप करने की सोच रहे हैं उसका सुख आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? उस ग्रह की दशा और अंतर्दशा में। अब दशा और अंतर्दशा में अभी आपको 1-2 साल का समय लगेगा, यानी कि सरकारी नौकरी के योग तो आपके हैं, लेकिन थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि आप जो है अपने मन से तैयारी तो करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका जो मनोबल है वो बहुत कम है। तो पहले आप अपने मन से तैयार हो जाइए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, माँ भगवती की पूजा कीजिए और भगवान विष्णु का पूजन करें। ये 3 चीज आपने करनी है। सूर्य अर्घ्य इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन सूर्य अर्घ्य देने का प्रयास करें, क्योंकि सरकार और सरकार से प्राप्त सुख के कारण सूर्य ही है। और सूर्य आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली में कर्म के भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, वो भी मित्र के घर में, मंगल के घर में बैठे हुए हैं। और मंगल जो है सूर्य का मित्र है, हालांकि 2 पापी ग्रह की उन पे दृष्टि है, लेकिन शुभ ग्रह भी उनको देख रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत और समस्या का समाधान आपको नौकरी के वक्त पे करना पड़ सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी लगेगी। बस उसके लिए थोड़ा सा आपको स्वाध्याय भी करना पड़ेगा और साथ ही साथ जो है भगवान सूर्य को भी प्रसन्न
प्रसन्न करना पड़ेगा और शुक्र को भी प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि दशमांश कुंडली में क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव के जो कारक हैं वो शुक्र है। तो शुक्र और सूर्य का आप उपाय करें। यदि आपको उपाय समझ में नहीं आया तो आप संपर्क करके जो है पूछ भी सकते हैं निष्फिकर होकर के। तो ये चीज आप कीजिए, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। अब चलते हैं तीसरी कुंडली की ओर। दोस्तों, तीसरी कुंडली है हरेंद्र जी की और ये पौड़ी के रहने वाले हैं। इनका सवाल है कि स्वास्थ्य से समस्या इनको हो रही है और अकारण बीमारियां इनको लग रही है। हरेंद्र जी की कुंडली तुला लग्न की है और जो ज्योतिष से जुड़े जानकार है वो ये जानते हैं कि द्वितीय और सप्तम भाव को जो है जन्म कुंडली में मारक स्थान माना जाता है, और जब भी मार्केश की दशा हो तो फिर जातक दुविधा में हो ये कहना अनुचित नहीं है। तो हरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में आपके केतु की दशा चल रही है। केतु आपके व्यय भाव में बैठा हुआ है और केतु के साथ साथ जो है मंगल की अंतर्दशा चल रही है, और तुला लग्न की कुंडली में मंगल प्रबल मार्केश हो जाते हैं। अब मंगल की स्थिति कुछ भी हो, देखिए मंगल आपकी कुंडली में धन भाव में स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं। धन की स्थिति आपके लिए ठीक है, धन के लिए कोई दिक्कत परेशानी ये नहीं करेगा, लेकिन अपने घर का है उसके बावजूद भी इसको मार्केश की भूमिका निभानी पड़ेगी, वो उससे मना नहीं कर सकता। मार्केश की दशा आप पे चल रही है, वर्तमान समय में मंगल की आप पे दशा है और ये अक्टूबर 2021 तक रहने वाली है, यानी कि 1 साल और रहेगी, जिसकी वजह से अकारण बीमारी या अकारण समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। आपको क्या करना चाहिए हरेंद्र जी, यदि आप चाहते हैं कि इस समस्या से आप निकले तो आप जो है हनुमान जी का पाठ किस रूप में, हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हो, बहुत प्रभावशाली पाठ है। हनुमान चालीसा के साथ साथ यदि संभव हो तो सुंदरकांड का भी आप पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ बहुत ज्यादा बड़ा होता है, यदि आप करने में सामर्थ्यवान नहीं है तो बजरंग बाण और संकट मोचन हनुमान, इनमें से किसी भी एक चीज का पाठ आप मंगलवार के दिन करेंगे, और साथ ही साथ प्रयास करें कि कुशोदक से यानी कि कुशा के जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए। अगर ये चीज आप करोगे तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ तुला लग्न की कुंडली है, और तुला लग्न की कुंडली में जो है शनि पूर्ण योगकारी होते हैं, क्योंकि वो केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। तो आपकी कुंडली में शनि पूर्ण योगकारी ग्रह हैं, और जब शनि पूर्ण योगकारी होता है और वो जातक राजनीति में चला जाए और शनि की दशा उस पे आ जाए और शनि उसकी कुंडली में अच्छा बैठा हो, तो ऐसे जातक को जनता का समर्थन, जनता का सुख बहुत अधिक मिलता है। तो इसीलिए शनि देव भी आपकी कुंडली में बहुत प्रबल हैं और बहुत अच्छे हैं। तो राजनीति का जो आपका कार्य है उसको भी आप करते रहिए। साथ ही साथ जो है सूर्य भी आपके ठीक है, सूर्य आपके कर्म भाव से सीधा सीधा संबंध बना रहे हैं। तो आपका जो सवाल था स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या जो आपकी थी वो इसलिए है कि मार्केज की आपकी दशा चल रही है, इस कारण से जो है स्वास्थ्य की आपको परेशानी है। हनुमान जी की पूजा करें और भगवान शंकर को जल अर्पित करें, इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और ये जो अकारण बीमारियां आ रही हैं इससे आपको निजात मिलेगी। अब चलते हैं दोस्तों अगली कुंडली की ओर, और अगली कुंडली है चंद्रशेखर जी की। चंद्रशेखर जी का प्रश्न था कि दूध डेयरी से जुड़ा हुआ कार्य इनके लिए कैसा रहेगा। तो सर्वप्रथम चंद्रशेखर जी, दूध से जुड़े कार्य के लिए चंद्रमा की स्थिति अच्छी होनी बहुत जरूरी है। और आज की जो कुंडली है उसमें जन्म कुंडली में चंद्रमा लग्नेश होकर के अष्टम में जाकर के बैठे हैं। अब अष्टम में बैठा ग्रह, हालांकि कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर अष्टम में कोई ग्रह बैठ जाए और वो शुभ ग्रह हो तो वो पीड़ित अवश्य होता है।
अब आपकी कुंडली देखी जाए तो चंद्रमा अष्टम में है। नवमांश कुंडली में चंद्रमा में थोड़ा सा सुधार है, लेकिन चतुर्थ भाव में है। और कोई भी ग्रह अपने कारक स्थान में बैठ जाए तो अपने कारकत्व की हानि कर देता है। और दूध का कार्य भी चंद्रमा के कारकत्व के अंदर में आता है, डेयरी का कार्य भी चंद्रमा के कारकत्व के अंदर में आता है। और आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो दसमांश कुंडली है, जो कार्य के लिए देखा जाता है। उसमें चंद्रमा की स्थिति क्या है कि चंद्रमा पंचमेश होकर के व्यय भाव में चले गए, यानी कि अपने ही भाव से छठे भाव में चले गए। और दसमांश कुंडली में यदि दसमांश या किसी भी कुंडली में यदि कोई ग्रह अपने घर से 6, 8, 12 स्थानों में चला जाए तो उस भाव के कारकत्व की वो हानि कर देता है। तो अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि दूध का कार्य आपके जीवन में सामान्य से थोड़ा कम लाभ देने वाला रहेगा। इसीलिए क्योंकि चंद्रमा जो है उसकी स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है। लग्न कुंडली और दसमांश कुंडली में दोनों वो पीड़ित है। और नवमांश में जो है आपका चंद्रमा चतुर्थ भाव में तो बैठ चुका है सुख के भाव में, लेकिन वो उस भाव का कारक है। आपकी जन्म कुंडली में दसम भाव के जो कारक होते हैं वो जो है मंगल है, और वो आपके नवमांश कुंडली में कहां जाकर के बैठ जाते हैं, षष्ठम भाव में जाकर के बैठ गए। और यहाँ दसमांश कुंडली में आपके मंगल तीसरे भाव में जाकर के बैठ गए। अब 3, 6, 8, 12 और 2 इन भावों को उतना शुभ नहीं माना जाता। यदि केंद्र और त्रिकोण में चंद्रमा होता, शुभ होता, शुभ ग्रहों के साथ होता, शुभ ग्रहों से दृष्ट होता, तो ये कहा जा सकता था कि आपका डेयरी का कार्य बहुत अच्छा चलता और बहुत शुभ होता। लेकिन आप यदि डायरी का कार्य करना चाहते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूजा करें, गन्ने के रस से उनका अभिषेक करें। और जब भी आप इस कार्य को प्रारंभ करेंगे तो जो प्रथम दूध होता है वो भगवान शंकर पे चढ़ाएं, माँ की सेवा करें, गौ की सेवा करें, क्योंकि गौ भी माता है। तो इससे क्या होगा कि चंद्रमा के कारकत्व में वृद्धि आएगी, चंद्रमा प्रसन्न होंगे। एक चीज का आपने ध्यान देना है कि चंद्रमा के नग यानी कि रत्न ना पहने, रत्न धारण ना करें, क्योंकि ये आपको दिक्कत और समस्या भी पहुंचा सकता है। आपकी कुंडली में एक शुभ योग है, वो बहुत बढ़िया है। वो ये है कि भाग्य भाव में आपके शुक्र उच्च के होकर के बैठे हैं, और नवमांश कुंडली में भी शुक्र जो है भाग्य भाव में ही है और अपनी उच्चता को बरकरार रखा है। इसका मतलब क्या होता है कि नवमांश कुंडली में यदि कोई ग्रह उसी राशि में हो जिस राशि में जन्म कुंडली में है तो वो वर्गोत्तम ग्रह कहलाता है। वर्गोत्तम ग्रह शुभ फल देता है। और साथ ही साथ जो है यदि वो ग्रह बृहस्पति की राशि में हो तो वो पुरुषोत्तम माना जाता है, पुरुषोत्तम ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है। तो शुक्र आपकी जन्म कुंडली और आपके नवमांश कुंडली दोनों में शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया है। हालांकि दशांश में जाकर के ये थोड़ा सा अपना प्रभाव कम दिखाते हैं, लेकिन दो कुंडलियों में यदि स्थिति ज्यादा है तो मैं ये समझूंगा कि शुक्र से संबंधित कार्य आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य से जुड़ा कार्य है आपका। कोई भी कार्य जब भी मनुष्य करता है तो ये देखना चाहिए कि वो हमारे भाग्य में है या नहीं है। तो भाग्य से जुड़ा आपका कार्य है। मैं ये तो नहीं कहूंगा आपको कि आप दूध का कार्य ना करें, क्योंकि कोई भी योग पूर्ण तरीके से कुंडली में ना तो होता है और ना कोई योग खत्म होता है। तो यदि आप करेंगे दूध का कार्य तो उतना आपको लाभ नहीं मिलेगा जितना आप शुक्र से संबंधित कार्य को करेंगे। जैसे कपड़ों का कारोबार, सौंदर्य से जुड़े चीजों का कारोबार, और साथ ही साथ जो है किराना स्टोर भी यदि आप खोलेंगे तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ यदि आप दूध का कार्य करेंगे तो दुकान के साथ कीजिए, यानी कि दुकान अपना खोलिए राशन का, और उसके साथ साथ जो है इसका कार्य, दूध का कार्य करते रहिए, तो बहुत अच्छा मिश्रित फल देगा और उससे ज्यादा नुकसानदेह नहीं होगा। और फिर भी यदि आपको दूध का कार्य करना है और आपने उसके उपाय भी पूछे तो भगवान शंकर की पूजा करें, चंद्रमा को प्रसन्न करें, इससे जो है आपका कार्य बहुत अच्छा रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों अगली कुंडली की ओर। दोस्तों अगली कुंडली है चैतन्य जी की
और चैतन्य जी ने आध्यात्मिक और राजनीतिक सफलता का सवाल हमसे किया है कि इनकी जिंदगी में आध्यात्मिक और राजनीतिक सफलता कितनी है। सबसे पहले चैतन्य जी राजनीति में जाने के लिए सूर्य को देखना बहुत जरूरी है। सूर्य आपकी कुंडली में तुला राशि में लाभ भाव में स्थित है। अब तुला राशि में जो है यदि सूर्य स्थित हो जाए तो नीच का कहा जाता है, लेकिन परम नीच का जो ग्रह होता है वो ही अपने कारकत्व की हानि करता है। उसके अंश को यदि कोई पार कर जाए तो फिर उसके लिए उतनी दिक्कत समस्या नहीं होती। तो आपका जो सूर्य है वो परम नीच का नहीं है। और वैसे भी भाग्य भाव में, क्योंकि और वैसे भी लाभ भाव में कोई ग्रह बैठ जाए तो वो दो प्रकार की बढ़ोतरी करता है। एक तो उस ग्रह के कारकत्व की बढ़ोतरी करता है और दूसरा जिस भाव का वो स्वामी है उसकी बढ़ोतरी करता है। अब उसकी स्थिति चाहे कोई भी हो, पर 11वें भाव में जाकर के ग्रहों का बल अपने आप बढ़ जाता है और उस भाव का बल भी बढ़ जाता है जहां का वो स्वामी है। तो सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल खराब है, क्योंकि सूर्य आपका भाग्येश है और भाग्येश जो है वो एकादश भाव में जाकर के बैठ गया और वहां पे अपने कारकत्व की और भाग्य की बढ़ोतरी करेगा। जो नीच का दोष उसे लगना था वो वहां पे जाकर के थोड़ा सा कम हो गया। हालांकि शनि पापी ग्रह है और वो उसको दृष्ट कर रहा है, लेकिन उत्तरोत्तर बल में यदि देखा जाए तो शनि जो है वो सूर्य से बहुत कम प्रभावी होते हैं। अब आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति तो सामान्य है, उतनी अच्छी भी नहीं है ना उतनी खराब है, सामान्य स्थिति इससे कह सकते हैं। तो राजनीतिक दलों में आपकी पकड़ अच्छी हो सकती है, यानी कि सरकार और सरकार से मिलने वाले लोग, सरकार से सुख प्राप्त करने वाले लोगों से संबंध आपके ठीक रहेंगे। लेकिन चतुर्थ भाव जो है, जनता का जो भाव है और सुख का भाव भी है, तो जनता से सुख का भाव भी चतुर्थ भाव है। और वहां के जो कारक हैं बृहस्पति और वहां के जो स्वामी हैं बृहस्पति, इस चीज को थोड़ा सा आप समझिएगा चैतन्य जी कि आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी है बृहस्पति वो 3 पापी ग्रहों से युक्त है और वो बृहस्पति आपके लग्नेश भी है और ना तो केंद्र में है ना त्रिकोण में है। तो यानी कि साफ साफ प्रथम दृष्टया ये दिखता है कि आपका जो लग्न है, जो लग्नेश है वो पीड़ित है। अब बात करते हैं भाव की, तो भाव सुबह ग्रह की राशि है, भावेश पीड़ित है और भाव में कौन बैठा है, उस भाव का कारक। और यदि कारक ग्रह अपने ही कारकत्व वाले घर में बैठ जाए तो अपने कारकत्व की हानि करता है। और साथ ही साथ जनता और जनता से मिलने वाले सुखों के कारक कौन है, शनिदेव है। शनिदेव की स्थिति क्या है कि शनिदेव जो है पंचम भाव में धन के और पराक्रम के स्वामी होकर के नीच के हो गए। तो इसका मतलब यह है कि जो जनता है वो आपके सामने आपका सहयोग पूरा लेगी, आपसे मदद पूरी करवाएगी, पर हो सकता है कि एंड टाइम पे किसी ना ये न केन प्रकारेण जो है आपको धोखा मिल सकता है। अब बात करते हैं जो अब दूसरी चीज क्या देखनी चाहिए राजनीति के लिए, षष्ठम भाव। तो अब षष्ठम भाव के जो स्वामी है शुक्र वो एकादश भाव में जाकर के चले गए। दोनों ही अशुभ भाव है। अशुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में क्या, हालांकि अशुभ ग्रह शुक्र नैसर्गिक रूप से है नहीं, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से यदि तात्कालिक रूप से देखा जाए बृहस्पति के लग्नों में शुक्र स्वतः ही अशुभ बन जाता है। तो कुंडली में अशुभ है, अशुभ भाव के स्वामी है और अशुभ भाव में ही जाकर के अपनी राशि में बैठ गए हैं। शत्रु दमन करने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी है, आप आराम से अपने शत्रुओं को हरा सकते हो, क्योंकि वहां पे शुक्र जो है अपने ही घर का होकर के बैठा हुआ है। यानी कि भाव की स्थिति क्या है, भाव में स्वतंत्र रूप से बुध की दृष्टि है, बुध स्वतंत्र है और उसके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है। हालांकि वो 12वें घर में जाकर के थोड़ा सा पीड़ित है, लेकिन आपके षष्ठम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि है। और भावेश की स्थिति क्या है, तो भावेश एकादश में स्वग्रही है
और यदि कारकी की बात की जाए मंगल की, तो मंगल आपके भाग्य भाव में अपने ही मित्र के घर में बैठे हुए हैं। हालांकि राहु भी वहां पे है, लेकिन राहु का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि राहु वहां पे अपने शत्रु के घर में है और मंगल जो है मित्र के घर में। तो मित्र के घर में बैठे ग्रह को ज्यादा बल मिलेगा। तो भाव, भावेश और कारक तीनों की स्थिति अच्छी है, तो शत्रु दमन के लिए भी आपकी स्थिति अच्छी है। दूसरी बात करते हैं पराक्रम भाव की, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो थोड़ा सा आपका पीड़ित है। और यदि कर्म भाव देखा जाए तो कर्म भाव पे चंद्रमा की दृष्टि है। चंद्रमा आपका शुभ है और चंद्रमा के साथ कर्म भाव पे आप पे चंद्रमा की दृष्टि है और साथ ही साथ जो है उसके कारक ग्रह 12वें घर में जाकर के बैठ गए, तो ये थोड़ा सा खराब है। तो यदि राजनीतिक बात की जाए तो आपकी कुंडली में राजनीति के योग सामान्य तौर पे, यानी कि इतना नहीं कह सकते कि अपार सफलता मिलने की संभावना है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि योग नहीं है। तो यदि आप राजनीतिक सफलता की बात की जाए तो औसतन सफलता है, आप हाथ आजमा सकते हैं। भाग्य भाव में राहु भी बैठा हुआ है, रातों रात चमका भी सकता है। अब आध्यात्मिकता की बात की जाए तो आपके नवम भाव में तो 2 पापी ग्रह बैठे हैं, लेकिन उस भाव में 2 आध्यात्मिक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है आपकी जन्म कुंडली के अनुसार। और वो 2 आध्यात्मिक ग्रह कौन कौन से हैं? गुरु और केतु। तो कोई भी ग्रह यदि अपने कारकत्व वाले स्थान को देखे तो उसकी क्या करता है? वृद्धि करता है। किसकी वृद्धि करेगा? धर्म की वृद्धि करेगा। किसकी वृद्धि करेगा? ज्ञान की वृद्धि करेगा। कौन? बृहस्पति। और साथ ही साथ जो है केतु भाग्य भाव को देख रहा है। और सूर्य और गुरु के बाद यदि कोई आध्यात्मिक ग्रह है तो वो है केतु। तो 2 आध्यात्मिक ग्रहों की भाग्य भाव में आपके भाग्य भाव में दृष्टि पड़ रही है। आपकी विषांश कुंडली की बात की जाए, जो सिर्फ आध्यात्मिकता के लिए देखा जाता है, तो वहां के जो स्वामी हैं वो धन भाव में जाकर के बैठ गए, जो उतना शुभ नहीं है। अष्टम के स्वामी भी वही बनते हैं क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली है। और साथ ही साथ जो है सूर्य वहां पे स्थित है और वो पीड़ित हैं। और मंगल, केतु और राहु, इन तीनों की युति वहां पे है। तो पीड़ित तो है, लेकिन भाग्य भाव में 3 से ज्यादा पीड़ित ग्रह। अब आध्यात्मिकता की पूरी बात की जाए तो विषांश कुंडली थोड़ा सा आध्यात्मिकता के लिए देखा जाए तो उतना शुभ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आध्यात्मिकता आपके अंदर रहेगी क्योंकि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें गुरु और केतु इन दोनों की स्थिति। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरे कार्यक्रम पसंद आया होगा। और साथ ही साथ जो लोग इस वीडियो में मेरी बात को नहीं समझ पाए या मैंने जिनकी कुंडली का विश्लेषण किया और उन्हें मेरी बात या उपाय समझ में नहीं आए, तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके भी इन चीज़ों को पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप भी चाहते हो कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो तो आप हमसे जुड़े रहिए। जिनका नाम छूट गया, अगली बार प्रयास करूंगा कि उनका नाम आए, क्योंकि 10 नाम को मैंने लेने का सोचा था, समय नहीं था, इसलिए सिर्फ 5 कुंडली ले पाया। 5 कुंडली अगली बार देखूंगा। ऐसे कर करके सबका नंबर आएगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।